ड्रोसोफिला के सिलेक्शन के रीजन भी मैंने आपको बता दिए, इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। क्लियर? ठीक है। इसके आगे देखो कि मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला सेलेक्ट किया तो इसके बाद इसमें इन्होंने क्या परफॉर्म किए, परफॉर्म सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस, बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए। किसके? सिमिलर टू मेंडल। जैसे मेंडल ने जो है मेंडल ने जिस तरह से परफॉर्म किए थे वैसे ही डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। ठीक है। रिजल्ट आया, कई सारे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने और उसका जो रिजल्ट आया वो उनको सरप्राइज करना था। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट का पूरा प्लान तो बिल्कुल मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरह था। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो एक्सपेरिमेंट का प्लान था वो पूरी तरह मेंडल के डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की तरह था। पर जो रेशियो मेंडल का रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो इसका मेंडलियन एक्सपेरिमेंट वो है 9:3:3:1। बट ये जो है रेशियो नहीं आया, ये रेशियो नहीं आया। सेकंड और एक चीज है कि मेंडल जब अपना टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते थे तो ये रेशियो आता था 1:1:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है। पर ये रेशियो भी टेस्ट पर जो है टेस्ट क्रॉस में नहीं आया, तो ये सरप्राइज कर रहा था। अच्छा, ये सारी चीजें जब कार्बन परफॉर्म कर रहे थे तो इनके पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम लिखना नहीं है, वो ये जो आप बता रहा हूँ ये दो साइंटिस्ट थे, बेटसन थे और दूसरे थे पनेट। ये स्वीट पी पे काम कर रहे थे। एक लेथाइरस ओडोरेटस प्लांट है, मटर फैमिली का ही है, पी फैमिली का ही है। ठीक है। उस पे काम कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के आ रहे थे या टेस्ट क्रॉस में जो ये आ रहा था वो इनको बेटसन एंड पनेट को नहीं दिख रहा। बेटसन एंड पनेट को स्वीट पी प्लांट में वो चीज नहीं दिख रही। ठीक है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बोली और उसका नाम बोला रिपल्सन एंड सॉरी कपलिंग एंड रिपल्सन। आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि सीक्वेंस बन जाए चीजों का। ठीक है। कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन थ्योरी। ये जो कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी है ये बेसिकली बेटसन एंड पनेट ने बताई किस चीज के लिए, क्योंकि जब ये लेथाइरस ओडोरेटस पे काम कर रहे थे और लेथाइरस ओडोरेटस का जो है क्या कहते हैं उनका जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिले, तो उन्होंने अपनी जो थियरी थी, अपना जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी। उन्होंने बोला कि जो डोमिनेंट जीन्स है वो साथ रहने की टेंडेंसी रखती है, रिसेसिव जीन अपना साथ रहने की टेंडेंसी रखती है। अगर डोमिनेंट रिसेसिव के साथ आ जाए तो वो जो है क्या कहते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। अगर कोई जीन साथ में रह रही है तो उसको बोला कपलिंग, और अगर वो रिपल कर रहे जो है मतलब वो जो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव आ गई साथ साथ तो उसको बोला कि जो है क्या कहते हैं ये रिपल्सन। ठीक है। एक्चुअली रीजन क्या था कि बेटसन एंड पनेट उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो फेल हो गए, उसके मैकेनिज्म को देने में फेल हो, उनसे नहीं हुआ और उसके बाद ही ये मार्कर ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ठीक है। ड्रोसोफिला ये जो है क्या कहते हैं ये जो फ्रूट फ्लाई है इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। ठीक है। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है ये जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। क्यों? उसके रीजन में दिखा चुका हूँ, क्योंकि इसका 60 लाइन स्पैन है, इसके डिफरेंट वेरिएशन है, मेल एंड फीमेल क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, ये सारे के सारे जो है रीजन है जिसकी वजह से बेसिकली मेंडल ने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। और ड्रोसोफिला पे बेसिकली वो अपने एक्सपेरिमेंट लगा रहे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डाइहाइब्रिड क्रॉस ले रहे थे और डाइहाइब्रिड क्रॉस को मेंडल का एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, पर जो रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट 9:3:3:1 या टेस्ट क्लास से 1:1:1:1 नहीं आ रहा। ठीक है। वो चीज नहीं आ रही। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज हो रही थी वहां पे बेसिकली उसको देखो आप। उस टाइम पे जो मॉर्गन थे, मॉर्गन को एक चीज बहुत क्लियर करना थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ड्रोसोफिला को जो सिलेक्ट कर रखा था ड्रोसोफिला के लिए, उनको एक चीज बहुत क्लियर पता था कि जिन कैरेक्टर्स को वो स्टडी कर रहे हैं, जिन कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं वो कहां पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। इसको एक्स बोलो या सेक्स क्रोमोसोम्स।
मतलब जिन कैरेक्टर्स को मॉर्गन स्टडी कर रहे थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, एक्स क्रोमोसोम्स। ये उनको चीज पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो जो कैरेक्टर्स को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम, एक है बॉडी कलर, बॉडी कलर, दूसरा है आई कलर, और तीसरा है विंग साइज, विंग साइज। ये इतने बेसिकली कैरेक्टर्स पे, ये एक एक्स क्रोमोसोम्स में ये कैरेक्टर्स जो है प्रेजेंट है। ये चीज मॉर्गन को पता है। मॉर्गन को पता है कि जिस कैरेक्टर्स को मैं स्टडी कर रहा हूं वो कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ पे देखो ये बॉडी कलर, आई कलर, और इनके बेसिकली ट्रेट भी होंगे। ये तो कैरेक्टर हुए ना, ये तो कैरेक्टर हुए, ठीक है, ये कैरेक्टर हुए, तो बेसिकली ट्रेट्स भी होंगे वहां, ठीक है। ट्रेट्स बॉडी कलर में बेसिकली जो है येलो एंड ब्राउन, डोमिनेंट येलो था, येलो और ब्राउन। तो ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया वाई प्लस से, और इसको रिप्रेजेंट किया गया वाई से। इसी तरह से जो आई कलर था, एक मिनट सर, रेड एंड व्हाइट है, तो एक बार देखना पड़ेगा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। कोई डिस्ट्रक्शन, कोई वो तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। ओके, ठीक है, रेड एंड व्हाइट ही है, ठीक है। एक चेंज कर लेना, मुझे एक चेंज कर लेना, ये ब्राउन डोमिनेंट है, ब्राउन डोमिनेंट है, ब्राउन डोमिनेंट है, येलो, यहाँ पे रेड एंड व्हाइट, ठीक है, रेड एंड व्हाइट। तो रेड को बेसिकली स्मॉल w से प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज, ठीक है। और विंग साइज में आपका एक नॉर्मल, दूसरा छोटा साइज है, छोटे को बोल रहे हैं मिनिएचर, मिनिएचर। ये जो नॉर्मल साइज है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो m प्लस से, और मिनिएचर को रिप्रेजेंट, ठीक है। ये चीज उनको पता है। ये कैरेक्टर्स एक्स क्रोमोसोम्स पे पाए जा रहे हैं। तीन कैरेक्टर्स को यहाँ पे देखा हुआ है, बॉडी कलर, आई कलर, साइज। हमको एक्चुअली समझना, हमको समझना, ठीक है। चीज देखो, अब यहाँ पे बॉडी, आई कलर, साइज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये चीज पता है कि ये प्रेजेंट है आपके एक्स क्रोमोसोम्स पे, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये बॉडी कलर है, ये आई कलर है, और ये विंग साइज, ठीक है। मैंने ट्रेट्स भी आपके सामने लिखे। अब देखो जब वो इन दोनों कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करते हैं, बॉडी कलर और आई कलर, आई हैबिट क्रॉस करवा रहे हैं तो दो कैरेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो जब ये इन दोनों को 1 और 2 को लेके करते हैं तो इनमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बीच में जो रेशियो आता है, जो परसेंटेज आता है, वो ठीक है। जब मैं इन दोनों कैरेक्टर को लेके देख रहा हूं, इन दोनों कैरेक्टर को लेके, तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपका जो है क्या कहते हैं, पीसी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसी, ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो न्यू कॉम्बिनेशन, इनको न्यू कॉम्बिनेशंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया, वो आया आपका 98.7% है, आई थिंक, यस 98.7%। और जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया, वो आया 1.3%, ठीक है, 1.3%। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब आई कलर और विंग साइज को सेलेक्ट किया, ठीक है, आई कलर और विंग साइज, इसका डायनामिक क्रॉस किसके बीच में है, आई कलर और विंग साइज के बीच, इसके बीच, इस साइज के बीच। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आ रहा है,
ठीक है, उनका जो रेशियो है वो है यहाँ पे 68.2% और रिमेनिंग कितना बचेगा, सॉरी 62.8% और ये रिमेनिंग बचेगा आपका 37.3%। ये होगा, ठीक है, ये होगा। अब ये डेटा है, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एग्जैक्टली जब बॉडी एंड आई कलर को सेलेक्ट करते हैं डाई हार्ट रेड क्रॉस के लिए तो कॉम्बिनेशन क्या आता है, ऑब्जेक्ट आई कलर एंड बिग साइज को सेलेक्ट करते हैं तब कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रेजेंट है, ये कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रेजेंट है। ओके, मेरी बात यस समझ? सर। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था कि ये क्यों आ रहा है, ये रीजन, ये जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, जबकि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि जो रेशियो है, अगर आप मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे जाओगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूज करो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, एक मिनट रुकना, आपको इसको जरा कॉपी कर लो, मैं आगे बताता हूं। इसको कॉपी करो फटाफट। हो गया सर। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूंगा था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट। जो आपके सामने रेशियो आया है वो देखो, आपके सामने रेशियो आया है -3:1, ये रेशियो आया, ठीक है। इसमें ये जो भी रेशियो आए हैं, अब आपके पास में लिखा हुआ, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, जो भी रेशियो आए हैं इसमें दो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। एक आपको मिलेगा पैरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, एक तो वो मिलेगा, ठीक है, और दूसरा न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू को मैं रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं, जो आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको जो मिलेंगे और साथ में रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन, इनका जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 68.2% है और रिमेनिंग आप इसको देख लो, ये कितना बचेगा 31.9% समथिंग। एक मिनट बच्चे, रेशियो मुझे देख लेने देना। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये रेशियो, ये चीज तब आती है जब आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है। आप लॉजिक को समझिए, रेशियो तो कुछ भी होगा, ये आपके एग्जाम में ये वाला पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और चीज आपको दिखाता हूं, जैसे ये आपके जो है क्या कहते हैं, दो क्रोमोसोम्स है जिसमें मैं दो कैरेक्टर्स को स्प्लिट है। मैं सपोज बोल लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी, ठीक है। तो इनके बीच में जब आप गैमीट बनाते हो तो गैमीट के कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, ठीक है, सॉरी ये बनेगा, स्मॉल ए ये बनते हैं। अब इनसे जब जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो है क्या कहते हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशन से बन जाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो जो डिफरेंट टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है वो कुछ पैरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे और कुछ रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन होंगे या न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जब असॉर्टमेंट फॉलो होता है तो अप्रोक्सीमेटली इस तरह का रेशियो आता है, ठीक है। जबकि जब मॉर्गन अपना एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, तो उसका जो रेशियो आया वो मैंने आपके सामने बोल दिया, वो जो पहले जो एक्स क्रोमोसोम्स का मैंने पिक्चर बनाया वहां पे वो रेशियो आया। तब उनके दिमाग में, मॉर्गन के दिमाग में एक चीज है, वो लिखो, आप इसको कॉपी करो फिर आगे लिखो।
वो एक्चुअली मैकेनिज्म क्या थी उसको बेसिकली मॉर्गन बोल रही, उसकी बात कर। हो गया है ठीक है सर। नहीं हुआ सर। हो गया सर। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा था मॉर्गन वाले एक्सपेरिमेंट, इसको तो नोट में डाल दो आप, नोट में डाल दो जो भी अभी यहाँ पे लिखा है। ये तो मुझे आपको डेफिनेट डिपार्टमेंट में कुछ चीजें बतानी थी वहां से, क्योंकि मुझे लिंक करना है दोनों को। ठीक है, तो जो मॉर्गन थे, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आ रहे थे, उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला concluded that these concluded that this occurs due to physical association between genes. Physical association between जीन्स के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन है उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से। मतलब देखो यहाँ पे जैसे दोबारा से बता दूं, ये बेसिकली आपके क्रोमोसोम है, यहाँ पे आपका बॉडी कलर है ड्रोसोफिला का, ये आई कलर है, ठीक है, और ये बेसिकली विंग साइज, ये विंग साइज, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जीन्स के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन है उसकी वजह से बेसिकली जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा। जो रिजल्ट मेंडल के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आना चाहिए वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि जिन आप कैरेक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हो, उन कैरेक्टर्स के लिए जो फैक्टर या जीन रिस्पॉन्सिबल है वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, और ये जो क्लोज एसोसिएशन है, दैट क्लोज एसोसिएशन इज नोन एज लिंकेज, ठीक है, लिंकेज, ठीक है। फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स इज नोन एज लिंकेज, ठीक है। तो ये जो मॉर्गन जो बेसिकली जो रेशियो आ रहा है, जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं उनका रेशियो बहुत डिक्रीज हो गया और पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशियो बहुत इंक्रीज हो गया, उसके लिए जो रीजन दिया अपनी हाइपोथेसिस में, वो क्या दिया कि जो जीन्स है बेसिकली वो क्लोजली एसोसिएटेड है, या जीन्स बेसिकली लिंकेज शो कर रही है। जीन्स क्या शो कर रही हैं? लिंकेज शो कर रही है, ठीक है। और दूसरा, लिंकेज की वजह से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होने नहीं देंगे, इनमें इतना क्लोज एसोसिएशन है। अगर आपको मियोसिस थोड़ी सी याद है तो देख क्या होता है, हमारे पास ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। ये सपोज करो एक जीन ए यहाँ पे है, दूसरी जीन यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर लो इसको ये, और एक जीन आपकी यहाँ पे, एक जीन आपकी यहाँ है जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल सी। अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो हो सकता है कि इतनी क्लोज एसोसिएशन होने की वजह से जब क्रॉस ओवर बनेगा, जो क्रॉस ओवर बनेगा तो इसको छोड़ देगा, जबकि जब यहाँ पे क्रॉस ओवर, यहाँ पे इजीली क्रॉस ओवर बन सकता है, इजीली क्रॉस ओवर बनेगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बट इतनी छोटी सी डिस्टेंस में, इतनी कम दूरी में क्रॉस ओवर बनना पॉसिबल नहीं है। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मतलब क्रॉस ओवर कब बनता है? जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है तो कॉम्बिनेशन जो बेसिकली कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले आएंगे, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले आएंगे। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएंगे, न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे,
उसी न्यू कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो बात समझ में आ रही है कि मॉर्गन के जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो ड्रोसोफिला में वो परफॉर्म कर रहे थे, उनका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट मेंडल के एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं किया। तो उन्होंने उनको एक चीज बता दी कि जिन कैरेक्टर्स को मैं स्टडी कर रहा हूं वो एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, इस तरह से वो प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने देखा कि जो जीन्स ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थी वो ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशन दे रही थी, और जो दूर दूर एसोसिएटेड दूर दूर प्रेजेंट थी वो जो है उनका जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन वो कम हो जा रहा था। तो उन्होंने अपनी रिसर्च को कंक्लूड किया और कंक्लूजन में ये बोला कि ये जो बेसिकली ये जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अपियर हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजली एसोसिएशन या क्लोज फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स। ये क्लोज एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं हो रहा है और साथ में माइग्रेट करने की टेंडेंसी करती है। ये बोल सकते हो साथ में इनहेरिट करने की टेंडेंसी होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी तो ये साथ साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं हुआ है, तो ये बेसिकली जो है साथ साथ माइग्रेट करेंगे। और एक और चीज कि जो लिंकेज है, ये लिंकेज तभी पॉसिबल है जब जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट? सिंगल क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट हो? सिंगल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, जरा सा डेफिनेशन देखते हैं। ये रेस कर दो ना, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है बच्चे, मुझे पता है कि समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आ जाएगा समझ, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो आपके जो एनसीईआरटी में पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, स्पेशली क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में या जो है जो भी पिक्चर्स बने हुए हैं उनको जरा सा ध्यान में रखना। वो कई बार पूछ लेता है कि क्या शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले तो ये लिखाता हूँ कि मार्गन गिव वेक्टर linkage to describe the linkage to describe physical association between genes, physical association between closely spaced or closely placed genes on, देखो मैं लिख रहा हूँ किताब में नहीं लिखा है, इस चीज को ध्यान में रखना, ऑन सिंगल लिंकेज आपका तभी प्रेजेंट होगा जब वहां पे जीन्स कहां पे होंगी? एक ही क्रोमोसोम में, मतलब ये इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होंगी एक ही क्रोमोसोम में, तो लिंकेज आएगा। टू क्रोमोसोम्स में इस तरह से अगर मैं बोल दूं कि इस तरह से, ये इनके बीच में थोड़ी लिंकेज होगा, ये तो अलग अलग क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। इवन अगर एक ही जो है क्रोमोसोम बना और यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम थोड़ी होगा, मतलब यहाँ पे भी तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, लिंकेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, क्रॉसओवर बनेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, इधर का पार्ट क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो लिंकेज नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, तो लिंकेज नहीं आएगा। तो बेसिकली जो क्लोजली स्पेस्ड जीन है वो क्यों नहीं बेसिकली नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन शो कर रही है? क्योंकि वहां पे उतनी छोटी डिस्टेंस में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पा रहा है, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली लिंकेज टर्म किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। एक क्वेश्चन यही बनता है, किस चीज के लिए दिया? फिजिकल एसोसिएशन। ठीक है, जो फिजिकल एसोसिएशन था क्लोजली स्पेस्ड या क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, उसके लिए लिंकेज टर्म दिया। और दूसरा टर्म इन्होंने दिया रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन टर्म दिया है, ठीक है, टू डिस्क्राइब
जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। चलो कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दो चेक। सर रिकॉम्बिनेशन के पार्ट नहीं है। उधर वाला छोड़ देता हूँ। चलो शायद आपने इसको भी लिख लिया होगा। तो अब जो लिंकेज है बेसिकली वो टू टाइप्स का होता है। इसके बेस पे वही जो हमने देखा मार्वल में जो एक्स क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, लिंकेज आपको टू टाइप्स का, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे बोलो कि फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन अ ग्रुप, ठीक है, उसी को बोलते हैं लिंकेज। मैं फिर से यहाँ पे लिखा था, या सीधे बोल दोगे फिजिकल एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन जीन्स, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन genes which have tendency to inherit in group, ठीक है, उसी को बोलते हैं लिंकेज। दो टाइप का, या तो उसको बोल दो आप टाइट लिंकेज, या इसी को आप बोल सकते हो, हालांकि कंप्लीट लिंकेज होता नहीं है, सिर्फ टाइट ही नहीं है, कंप्लीट लिंकेज रेयरली पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लूज लिंकेज, ठीक है, लूज लिंकेज, तो ठीक है। टाइट लिंकेज कहाँ पे पाया जाएगा? जो जिन जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एक जींस के दूसरे की बॉडी कलर है, ये आई कलर और ये विंग साइज, ठीक है, तो ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड, ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड। यहाँ पे जो लिंकेज पाया जाएगा वो कौन सा लिंकेज का होगा? टाइट लिंकेज का। और ये बेसिकली दूर दूर एसोसिएटेड है, ये वाला जो लिंकेज है क्या होगा? लूज लिंकेज हो जाएगा, ठीक है, लूज लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लोजली प्लेस्ड जीन है, ठीक है, वेरी क्लोजली प्लेस्ड जीन्स, ठीक है। एंड सो ये क्या शो करेंगी? सो वेरी लेस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन या वेरी लेस नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहाँ वाला जो लिंकेज है उस लिंकेज को आप क्या करोगे? टाइट लिंकेज, ठीक है। और ये जो लूज लिंकेज है, ठीक है, ये क्या है? जो जीन्स है फिजिकल एसोसिएटेड जीन्स, फिजिकली associated genes are placed far from each other, far from each other, एक दूसरे से काफी दूर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे? सो न्यू कॉम्बिनेशन या न्यू रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सो हाई नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है, नॉन पेरेंटल। ये आपका लूज लिंकेज आ जाएगा। तो अगर आपको
क्वेश्चन कभी बना के दे दिया जाए ऐसा अच्छा क्वेश्चन मान लो ये क्रोमोसोम इसमें एक जीन ए प्रेजेंट है दूसरी जीन बी प्रेजेंट और तीसरी जीन सी प्रेजेंट और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से में टाइट लिंकेज है और कौन से में लूज लिंकेज है तो जो क्लोजली प्लेस्ड है वहां पे टाइट लिंकेज है जो दूर दूर प्रेजेंट है वहां पे लूज लिंकेज ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस कॉम्बिनेशन पे मतलब कौन से करेक्टर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हाई होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो ये बेसिकली जो क्लोजली प्लेस्ड है उनमें टाइट लिंकेज होगा और उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है सिंगल क्रोमोसोम्स में होता है टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होता है टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होता है कहां पे होता है सर टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सॉरी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वहां पे होता है ठीक है तो यहां से आपका ये लिंकेज वाला ये पार्ट मैंने या अभी आगे कुछ और है या आपने इरेज कर लिया हो तो मैं इरेज कर दूंगा कर लिया आपने यस सर कोई आवाज में दिक्कत है कोई विजिबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है नहीं सर आगे बढ़ते हैं अब इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टर्डमैन किसके मॉर्गन ये स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन ठीक है स्टर्डमैन ने जेनेटिक मैप दिया ठीक है जेनेटिक मैप और जेनेटिक मैप क्या होता है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स on chromosome is known as genetic map इसको क्या बोलते हैं जेनेटिक मैप बोलते हैं ठीक है लीनियर अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है यहाँ पे इस तरह से जीन्स बना देता हूँ A B C D ये जो बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट है या मैपिंग है बेसिकली ठीक है मैपिंग ऑफ द जीन्स क्रोमोसोम्स की बोल सकते हो इसको बोलते हैं जेनेटिक इसको क्या बोलते हैं जेनेटिक मैप अब ये जो जेनेटिक मैप है ये मेजर किया जाता है मेजर बाय इस तरह से बोल सकते हो कि यूनिट क्या है मॉर्गन यूनिट ऑफ the unit used in genetic map वो है बेसिकली आपकी सेंटीमॉर्गन इसको इरेज कर सकता हूं सेंटीमॉर्गन अच्छा इसको एक और चीज बोलते हैं मैप यूनिट भी बोलते हैं ठीक है और सेंटीमॉर्गन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से अगर 60 सेंटीमॉर्गन ठीक है और सेंटीमॉर्गन बेसिकली क्या बताता है ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स या टू करेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जीन्स ही तो करेक्टर को डिसाइड करती है जीन ही करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है जीन ही करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो आप ये बोल सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है frequency of recombination between genes ठीक है क्या बोलोगे इसको
ऑन सिंगल क्रोमोसोम, ये लिखना मत भूलना, एक ही क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स, ये भी लिखना, बिटवीन टू जीन्स ऑन सिंगल क्रोमोसोम is used to measure the distance between genes. Measure the distance between genes. तो distance की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, distance between genes। वो किस तरह से मापी जाती है? वो frequency of recombination कितनी है टू जीन्स के बीच में on single chromosome, ठीक है, उससे आप डिस्टेंस मेजर करते हो बिटवीन टू जीन्स, ठीक है। दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस किस तरह से मेजर करते हो आप कि वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलूं ये जीन ए है, ये दूसरी, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आपका प्रेजेंट है 1.3%, 1.3% रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो आप ये बोलोगे कि इन दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.3 सेंटीमॉर्गन या मैग्नीट्यूड, 1.3 सेंटीमॉर्गन है या मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये लिख सकते हो कि जेनेटिक मैप का एप्लीकेशन क्या है। जेनेटिक मैप टू फाइंड आउट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, और जैसे भी यूज किया गया है सच एज ह्यूमन जीनोम मैपिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किससे फाइंड आउट किया गया है? जेनेटिक मैप्स। बच्चे आप एक पिक्चर बना हुआ है आपके इसमें एनसीईआरटी में, जब आप ये पढ़ोगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तो वहां पे एक पिक्चर बना हुआ है, वहां पे बेसिकली उन्होंने क्रोमोसोम्स लिए, ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम्स लिए ड्रोसोफिला के, ओके, और ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स में वो इस तरह से जीन्स का रिप्रेजेंटेशन, यही जो चीज मैंने बताई है वही, ठीक है। अब जैसे बॉडी कलर है, आई कलर है, ठीक है, इस तरह से। तो मेल एंड फीमेल में आपको पता है, अभी मैं आगे से स्ट्रिंग से बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि जो ड्रोसोफिला में जो मेल एंड फीमेल है वो बेसिकली इस तरह से एक्स वाई और एक्स एक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक्स वाई और ये अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो ये एक्स एक्स हो जाएगा और इसको मान लो कि मेल और फीमेल, अब सॉरी ये फीमेल है, ठीक है, और मेल, इस तरह से ये वाई क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से कोई बना हुआ दिख जाए कि वाई क्रोमोसोम्स, उसके भी अपने कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप देखोगे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाना, इनके बीच में या क्रॉस करवाना इनके बीच में, तो क्रॉस करने के बाद आपको ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो आएंगे, जो मैंने बता दिया वही है सारा कुछ। इसको घर बैठ के ये होमवर्क है, इस पिक्चर को समझना। अगर आप भी अभी आपके पास में एनसीईआरटी रखी है तो पेज नंबर आपका है 84 पेज नंबर पे जाओ, वहां पे देखो पेरेंट्स दिया हुआ है क्रॉस ए और क्रॉस बी, और एक साइड लिखा हुआ है पेरेंट्स, ठीक है, एक साइड लिखा हुआ है पेरेंट्स।
अब उनसे जब आप F1 जनरेशन बनाओगे तो कैसे बनेगा, बिल्कुल मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट चलेगा कि इससे आप F1 जनरेशन बना रहे हो, ठीक है। F1 जनरेशन में तो पहले क्या बनाओगे, इनसे गैमीट बनाओगे, गैमीट बनाओगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब इनके इस तरह से ये कॉम्बिनेशन, इसका ये कॉम्बिनेशन, इसका आपका ये कॉम्बिनेशन और इसका ये कॉम्बिनेशन, 4 टाइप के आपके कॉम्बिनेशन आए कि नहीं आए, ठीक है, 4 टाइप। अब इसी में वो बोलेगा कि कितने परसेंट पैरेंटल कॉम्बिनेशन है और कितने परसेंट आपका न्यू नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन। इन्हीं से ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ, ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ। घर बैठ के आपको होमवर्क करना है, घर बैठ के आपको होमवर्क करना और करना जरूर है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि यहाँ पे जब डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कराया है, डाई हाइब्रिड, तो एक बार इसने इस W को छोड़ दिया होगा, DE के बीच में हुआ होगा। दूसरा जो ये क्रॉस है AC को बोल रहा है, दूसरा जो क्रॉस है क्रॉस P, उसमें आपका E और W मतलब आई कलर और विंग साइज को लेके बनाया होगा। उसमें जो तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है डायरेक्ट, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस करवाया गया है, पैरेंटल एंड नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज बताओ। ये आपको बोलेगा कि आई कलर और विंग साइज के बीच में क्रॉस कराया गया है, पैरेंटल एंड नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज बताओ। ये मेन क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, तो ये तो आप डायरेक्टली रट भी सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया होमवर्क करना है। इनके गैमीट बनाओगे, इनके जो है डिफरेंट बेसिकली पैरेंटल नॉन पैरेंटल कॉम्बिनेशन में जो प्रजननी आएगी उनको देखोगे, और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये तुमसे निकलेगा नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करके डाटा आया है, ये रटना पड़ेगा। चांस ही नहीं है इसको, आपको कोई तरीका ही नहीं है कि आप मंडल के एक्सपेरिमेंट में मत जाना, वहां से वो रेशियो है और वो जो है क्या कहते हैं निकाले गए हैं, तो वो थोड़ा बहुत निकल आता था। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा कंप्लीटली। यहाँ से मैंने आपका एक बड़ा सा टॉपिक खत्म कर दिया, कौन सा टॉपिक खत्म कर दिया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एंड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये आपको जो मैंने आज बोला है वो करना, ठीक है। उस पिक्चर को देखना, वैसे तो उस पिक्चर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो पूरा का पूरा पिक्चर उठा के रख देता है, पूरा का पूरा पिक्चर उठा के रख देगा और पूछेगा कितना परसेंट पैरेंटल कॉम्बिनेशन है और कितना परसेंट कैरेक्टर देगा है, तो कैरेक्टर के बीच में पूछेगा कितना कैरेक्टर है कितना नॉन कैरेक्टर, और दूसरा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा बिना पिक्चर दिए हुए आपको कैरेक्टर देगा और बोलेगा कि आप बताओ इस कितना कॉमन है, ठीक है। एप्लीकेशन पूछेगा तो इसी तरह से एप्लीकेशन पूछेगा, ये ठीक है। इसमें से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो किसमें लिंकेज ज्यादा होगा, किसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, इस तरह से एप्लीकेशन। तो अब आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेक्स डिटरमिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स आपके सिलेबस में एनिमल्स के बारे में है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में सेक्स डिटरमिनेशन का कुछ भी नहीं, ठीक है, प्लांट के बारे में नहीं है कुछ। और हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो बेसिकली क्रोमोसोमल मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, कई सारे मैकेनिज्म है, कई सारे किया जाता है, जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, ये क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है, कुछ जो है क्या कहते हैं एनवायरमेंटल बेस्ड सेक्स डिटरमिनेशन है, बट आपका जो सिलेबस में वो मैं बता रहा हूँ, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। ये इसका जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, साइकोलॉजिकल एविडेंस की क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट इसके लिए परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन इंसेक्ट्स में परफॉर्म किए गए,
ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी, वो भी इंसेक्ट पे ही काम करते हैं, हेनरी। ठीक है। हेनरी बेसिकली क्या कर रहे थे कि इनका जो रिसर्च पब्लिकेशन का जो ड्यूरेशन वो है ईयर है वो 1891। ये इंसेक्ट पे स्टडी कर रहे थे और अपनी इंसेक्ट की स्टडी के दौरान इन्होंने क्या पाया कि इंसेक्ट में जो है क्या कहते हैं कोई एक्स बॉडी, एक कोई स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, एक कोई स्ट्रक्चर, उसके न्यूक्लियस की बात करना है, इस तरह से लिखो। ठीक है, इस तरह से लिखो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें कोई एक स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, एक कोई स्ट्रक्चर दिखा जिसको उन्होंने क्या नाम किया, एक्स बॉडी। ठीक है, एक्स बॉडी। बाद में ये पाया गया कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हेनरी स्टडी spermatogenesis in insect, इंसेक्ट में वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे और स्पर्मेटोजेनेसिस में ये देखा कि जैसे ये गैमेट मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल में यहाँ पे लिखा हूं, जैसे स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, इसमें जब मियोसिस होगी ये जो है तो गैमेट बनेगी, मियोसिस होगी तो गैमेट बनेगी। तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हमने देखा कि दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं, दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एक में एक्स बॉडी जा रहा है, उसका न्यूक्लियस देखा तो एक में एक्स बॉडी जा रहा है, दूसरे में नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब इन दोनों में से सिर्फ 50% है एक्स बॉडी। एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर देखा जो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ 50% ऑफ गैमीट में जाता है। ठीक है, उसी को जो 50% में जा रहा था न्यूक्लियस में आ रहा था, उसी का उन्होंने नाम रख दिया एक्स बॉडी। और लेटर ऑन साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस। लेटर ऑन साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियस, सॉरी एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इंसेक्ट से स्टडी स्टार्ट हुई सेक्स डिटरमिनेशन की। ठीक है, जो क्रोमोसोमल बेस्ड मैकेनिज्म है, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1891 में एक्स बॉडी के स्ट्रक्चर देखा, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर देखा था। तो लेटर ऑन other scientists, later on scientists find out that ये जो एक्स बॉडी है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई? स्पर्मेटोजेनेसिस आपको मैंने बताया ना कि जो इंसेक्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो इस टाइप का होता है, एक्स एंड एक्स फीमेल होता है और एक्स वाई मेल होता है। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो एक में एक्स जाएगा, दूसरे में वाई जाएगा। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि जो है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी हो रही है तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो जो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं एक्स बॉडी बोल रहा हूं, उससे 50% स्पर्म में प्रेजेंट है, बाकी में नहीं प्रेजेंट है। और लेटर ऑन अदर साइंटिस्ट ने क्या बोला कि नहीं, वो जो एक्स बॉडी है वो क्या है, वो क्रोमोसोम है। कौन सा, एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, बात समझ आ रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। यस। ओके, चलो अब आते हैं जो डिफरेंट थोड़ा सा वो मैकेनिज्म है। एक मिनट, टाइम कितना हुआ मुझे ये बताओ। सर 3:35। कितना बचे? सर 3:35। 3:35।
एक नोट डालना चाहिए, नोट डालना चाहिए। और नोट में एक चीज लिखो आप कि किसी एनिमल्स में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, एनिमल्स वैसे तो आप प्लांट्स भी बोल सकते हो, कुछ प्लांट्स में भी अपने पास एनिमल्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोसोम, दूसरे को आप बोल सकते हो, इसके कई सारे नाम हैं, बोलते हैं एलोसोम या एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब एग्जांपल अगर मेरे को सपोज ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। अब इसमें भी सेम सिनेरियो होगा, अलग तो होगा नहीं, यहाँ पे भी ऑटोसोम होंगे और यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। तो जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम का नंबर यहाँ पे क्या है 44, और जो एक्स क्रोमोसोम है नंबर उनका 2 है, और ये हो सकते हैं मेल में आपका होगा ये XY, और फीमेल में होगा ये, फीमेल में क्या होगा, ठीक है। तो 46। अगर मैं गैमीट की बात करता, यहीं पे मैं गैमीट की बात करूंगा तो गैमीट में तो हाफ हो जाएंगे। गैमीट में अगर मेल की बात करें हम, तो मेल में आपका 22 प्लस x आएगा और 22 प्लस y, और फीमेल में तो एक ही है, होमोजाइगस कंडीशन होगी, इसमें होमोमैटिक कंडीशन से यहाँ पे 22 प्लस x, 22 प्लस x। ये आप दिमाग में रखना, ये चीज जो मैंने आपको बताई ये दिमाग में। कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट मैं क्या बताने जा रहा था आपको, हाँ, जो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है उसका पहला अगर हम देखें फर्स्ट, तो फीमेल होमोगैमेटिक, और ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि होमोगैमेटिक कंडीशन क्या होती है और हेटेरोगैमेटिक क्या होती है। फीमेल होमोगैमेटिक एंड मेल हेटेरोगैमेटिक, याद है नहीं आपको? याद है सर। ठीक है, फीमेल होमोगैमेटिक एंड मेल हेटेरोगैमेटिक। बात समझ में आ रही है कि होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक क्या होता है? अगर सेम टाइप के गैमेट बनते हैं तो होमोगैमेटिक, और अगर डिफरेंट टाइप के गैमेट बनते हैं तो हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। इसमें से हम पहला सेलेक्ट कर रहे हैं जो कॉम्बिनेशन है XX एंड XY है, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिसमें ये वाला पाया है, ठीक है। तो जैसे होमोगैमेटिक ये है, ठीक है, XX रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, XY रिप्रेजेंट करेगा मेल को, ठीक है। एग्जांपल, यहाँ पे जो एग्जांपल है, एक है आपका ह्यूमन और दूसरा है आपका ड्रोसोफिला। अब यहाँ पे मैं ह्यूमन का जो सेक्स डिटरमिनेशन है यही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, निकाल दो सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये सपोज कर लो कि मेल और फीमेल, आपको पता है कि मेल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो 44 प्लस XX है, और फीमेल के अंदर 47 XY है, और फीमेल के अंदर 44 प्लस XX। जब इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये बचेगा 22 प्लस, इसमें से दो बनेंगे क्योंकि ये हेटेरोगैमेटिक है तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे,
22 प्लस x बनेगा ये, और दूसरा बनेगा 20 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका 22 प्लस x, दो बना रहा हूँ सॉरी, होमोग्राफिक कंडीशन है तो होमोग्राफिक एक ही बनेगा 22 प्लस x। अब मेरे पास एक नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर इरेज कर रहा हूँ। चलो, तो नीचे आप इसके रहना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 प्लस x, 22 प्लस y, ठीक है। ये दो लिमिट ये है, किसके दो टाइप के लिमिट मेल में बने और फीमेल में तो एक ही टाइप का बनेगा फीमेल। अब अगर इसका फ्यूजन हो रहा है तो 24 प्लस x बदल हो जाएगी, क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको बता देगा। ओके, ये और ये अगर फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, ये हो जाएगा 24 प्लस xy, ये हो जाएगा बेबी बॉय। ठीक है, मतलब कि 50% चांस है, 50% चांस है कि गर्ल होगी और 50% चांस है कि बर्च। ठीक है, चांसेस ऑफ या प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ बॉय एंड गर्ल के कितने हैं, दोनों के कितने हैं, 50%। ठीक है, और बेसिकली डिटरमिनेशन ऑफ कौन करता है, determination of sex in human कौन कर रहा है, Y chromosomes। ठीक है, Y chromosomes। तो बेसिकली जो ये Y chromosomes है किसके पास प्रेजेंट होता है, ह्यूमन मेल के पास। तो बेसिकली ह्यूमन मेल इज रिस्पांसिबल फॉर sex determination in case of ह्यूमन बेबी गर्ल और बॉयज। ठीक है, वो बेसिकली मेल है जो रिस्पांसिबल। ठीक है, मेल रिस्पांसिबल, तो ध्यान में रखना इस चीज को। इसके लिए जो है, ठीक है, वो मेल है नॉट फीमेल। ठीक है, जो सोसाइटी में इतना ज्यादा ब्लेम करते हैं फीमेल्स को, वो बेसिकली गलत कर रहे हैं क्योंकि वो तो रिस्पांसिबल ही नहीं है, रिस्पांसिबल मेल। ओके, तो ये है आपका फीमेल होमोगैमेटिक है, मेल हेटेरोगैमेटिक है। तो जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं, एक और इसी में एक और कैटेगरी है, दूसरा टाइप हम लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरा XX एंड X नॉट टाइप। ये यहाँ पे XX तो जैसे मैंने पहले बता रखा है कि मेल होमोगैमेटिक, और X नॉट ये है मेल। तो एग्जांपल अगर देखा जाए यहाँ पे, एग्जांपल में एक है आपका ग्रॉस हॉपर। ये भी क्या है तो ये इंसेक्ट ही, ठीक है, ग्रॉस हॉपर। कॉकरोच, तो ध्यान में रखना, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखना कि जो फीमेल है, फीमेल के पास में है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, इसके पास में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। जबकि जो मेल है तो लैकिंग होगा। ठीक है, हैव लेस, हैव क्रोमोसोम नंबर लेस देन 1, क्रोमोसोम नंबर 1 लेस देन 8, नंबर 1 लेस देन 3। फीमेल से एक कम हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया है आपका ये कॉम्बिनेशन। एक और है जहां पे कंडीशन हम रिवर्स कर रहे हैं, इस बार बी कंडीशन में रिवर्स कर रहा हूं, इस बार मेल होमोगैमेटिक कर रहा हूं, मेल होमोगैमेटिक और फीमेल हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक मतलब इस बार जो है इस टाइप वाले में, मतलब मेल आपका जो है इसका जो है मतलब एक जेड जेड एंड ये है स्टेट
हाँ ZZZW टाइप, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान में रखना। तो ये जो ZZ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को और ZW ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बर्ड्स, आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो ये सेक्स डिटरमिनेशन जितना पार्ट था आपके एनसीईआरटी में मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ह्यूमन से लेकर सारा कंप्लीट कर दिया। अभी टाइम बताना मुझे जरा सा। सर वो तो इसका हनी बी भी होगा ना? बच्चे हनी बी में ये ZZZW नहीं है। हनी बी में हनी बी में 666 मोस्ट प्रॉब्लम मुझे कंफर्म नहीं है। जस्ट एक मिनट में बता दूं। नहीं बच्चे, हनी बी में कंडीशन सेपरेट है। हनी बी में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सिस्टम, फीमेल डिप्लॉइड होती है और मेल हैप्लॉइड, वहां से। ओके सर। यहाँ से ये सेक्स डिटरमिनेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे? सर टोटल पार्टिसिपेंट 7 है। बस म्यूटेशन कुछ नहीं है बच्चे। म्यूटेशन किसी भी जीन में या क्रोमोसोम या जहां पे भी बोल लो, डीएनए सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी भी जीन में अगर जीन है तो क्रोमोसोम अपने आप आ जाता है। ठीक है, उसके अगर डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, म्यूटेशन का मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, तो उसमें कोई अल्टरेशन या कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चेंज एक्सप्रेस होगा। वो चेंज जो है मतलब क्या है, अभी एक चीज समझने की कोशिश करो। ये सपोज करो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, जो बेसिकली मैं बोल देता हूँ कि क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम्स मैंने निकाला, एक क्रोमोसोम मैंने निकाला। इस क्रोमोसोम्स में मैंने सपोज बोला कि ये जीन्स, एक्चुअली जीन्स कुछ नहीं है बच्चे। इस तरह से जैसे हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक लाइन, अगर मैं इसको पूरा थ्रेड के फॉर्म में कर दूं तो न्यूक्लियोटाइड है, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली जीन है, जीन एक पर्टिकुलर, जैसे यहां पर बोलता हूं कि न्यूक्लियोटाइड 10 नंबर से 10th न्यूक्लियोटाइड से 1000 न्यूक्लियोटाइड तक एक जो सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाना है, पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाना, उसी को आप बोलोगे ये जीन। वो जो जीन सीक्वेंस है 10 से लेके 1000 तक का, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला जीन कहलाएगा। पर चूंकि हमको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है, तो इस लोकेशन, ये जो लोकेशन मैंने दिखाई है, इस लोकेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट, इस लोकेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं जैसे बोल दूं कि यहाँ पे 10 से 1000 न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक पर्टिकुलर सपोज करो 400 न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ओरिजिनली था थाइमिन, यहाँ पे ओरिजिनली क्या प्रेजेंट था, थाइमिन, और वो चेंज हो गया ग्वानिन से। ठीक है, ग्वानिन से चेंज हो गया, ओरिजिनली थाइमिन था, ग्वानिन से चेंज हो गया, तो चेंज हुआ है। ये जो जीन है प्रेजेंटली जो प्रोटीन बना रहा है,
इस प्रोटीन के में भी कोई चेंज आएगा, इसमें भी कोई चेंज आएगा, तो जीन जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंज आ गया तो प्रोटीन्स में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फिनोटाइप के रूप में उसमें एक्सप्रेस होगा। ठीक है, एक्सप्रेस होगा। तो वही जो चेंज है डीएनए सीक्वेंस में, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो ठीक है, आप लिख सकते हो एनी चेंज और अल्टरेशन in DNA sequence which leads to change in genotype as well as genotype and phenotype. ठीक है, which leads to change in genotype and phenotype. ठीक है, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन, उसी को बोलते हैं। अब ये जो म्यूटेशन है, एक और चीज देखो, वो चीज बना लो जो मैंने भी बनाया, उसको और थोड़ा सा डिटेल में बनाना कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिड्स, तो क्रोमैटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जब ये कंडेंस होगा तो सबको ये आपका क्रोमोसोम बना दिया हमने यहाँ पे। अब आपको ये पता है कि ये जो सिंगल क्रोमैटिड अभी बनाया है, जब इसका रेप्लिकेशन अगर हो जाएगा तो इसमें डबल क्रोमैटिड हो सकते हैं। तो जो भी मैं सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स के अंदर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से एक डबल हेलिक्स फॉर्म याद रखना, इस तरह से एक डबल हेलिक्स पूरा ऊपर से नीचे तक दोनों टर्मिनल पे पहुंचे। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो दिख रहा है क्या है, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसी में जो चेंज होगा, इसी में अगर चेंज होता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि एनी चेंज इन अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही क्रोमैटिड है जो क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, क्रोमैटिड कितनी है, एक क्रोमैटिड। क्रोमैटिड के अंदर क्या होता है कि एक जो है, एक डीएनए की डबल हेलिक्स होती है जो एक एंड से दूसरे एंड तक फैली हुई है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसी में अगर चेंज हो जाएगा तो वो चेंज आपके फेनोटाइप एंड फिनोटाइप में दिखेगा, वो चेंज आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में दिखेगा। अब देख लेते हैं जरा सा म्यूटेशन। ये जैसा कुछ है, Yes, sir. एक आप इस तरह से बोल सकते हो पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, पहले लिखो कि मतलब जीन के अंदर म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। और दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन आपका दो टाइप का हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन या क्रॉस म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि सिंगल, इस तरह से देखो, चेंज इन अल्टरेशन या चेंज इन सिंगल बेस पेयर या सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलोगे, पॉइंट म्यूटेशन। और इसमें चेंज इन मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, अब ये जो जीन म्यूटेशन है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इधर लॉस फंक्शन, इससे क्या होगा, इधर लॉस
और गेन ऑफ फंक्शन, या तो फंक्शन का लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा, ठीक है, ज्यादातर लॉस ही होगा। क्यों, सपोज कर लो कि ये जीन है, ये एक प्रोटीन बना रही है, ठीक है, एक प्रोटीन बना रहा है और इसके बीच में म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हो गया, ये बनाने ही नहीं लगते और ये कोई फंक्शन कर रही है, ये प्रोटीन कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये बनाने ही नहीं लगा तो लॉस हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन, पर गेन भी हो सकता है, चांसेस है ऑलवेज। तो बेसिकली लॉस और गेन ऑफ फंक्शन। ओके, इधर जो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है, इसका एग्जांपल है क्रोमोसोमल अबरेशन, क्रोमोसोमल अबरेशन। अब इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, पहले लिख लो, जो इंपॉर्टेंट काम की चीज है वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व्ड इन कैंसर्स, ऑब्जर्व्ड इन कैंसर्स, ये जो क्रोमोसोमल ऑपरेशन है कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, कैंसर्स। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपका एक क्रोमोसोम, ये आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये इस तरह से हमने कर दिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब हुआ क्या कि ए वाला पार्ट निकल गया, या बीच का बी वाला पार्ट, ठीक है, बीच का बी वाला पार्ट, ये जो है आपका बचा क्या, ए सी और यहाँ पे डी ई और डी ई, ये म्यूटेशन के बाद ये कंडीशन, ठीक है, मतलब यहाँ से डी वाला लॉस हो गया। तो इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं, ये क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हुआ, कई सारी जीन लॉस हो गई, हो सकता है बीसी निकल, दोनों निकल जाए, हो सकता है बी डी निकल जाए, ठीक है, तो उसको बोलोगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल अबरेशन, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रेगमेंट, ये बोल सकते हो कि लॉस ऑफ अ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो फ्रेगमेंट का लॉस है जिसको बोलोगे आप क्रोमोसोमल म्यूटेशन, कहां पे देखने को मिलता है, कैंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो पॉइंट म्यूटेशन है इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको एसएनपी भी बोलते हैं, पहले तो आल्सो नोन एज एसएनपी। एसएनपी, एसएनपी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये एसएनपी, और इसका एग्जांपल है आपका, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जांपल लिख दो आप, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि अगर संडे में मेरी कोई क्लास होती है तो 3 आवर्स का एक्स्ट्रा होने वाला है, ठीक है। मैं बात करता हूँ, अगर वो संडे में की क्लास फ्री है तो 3 आवर्स का एक्स्ट्रा लूंगा और इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 1.5 घंटा का चैप्टर बचा है, उसके बाद फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आगे पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर खत्म होते हैं। सर कब होगा सर? संडे को मोस्ट प्रोबेबली, अगर मेरी क्लास शुरू होती है तो मोस्ट प्रोबेबली संडे को, ठीक है। तो ये पॉइंट ओके सर। एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, अब और आगे देखते हैं थोड़ा सा म्यूटेशन में और आगे देखते हैं, ये कॉपी कर लिया होगा आपने। मुझे टाइम बता देना बच्चे कितना हो गया। सर 4 हो गया। 15 मिनट में पास हो गए। मैं क्या बोलने जा रहा था कि जो म्यूटेशन है, वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन, वन ऑफ द कॉज, ये भी एक कॉज है किसका, वेरिएशन। आप वेरिएशन के 2-3 कॉज जो जानते हो, उसमें से एक आपका क्रॉसिंग ओवर है, दूसरा आपका म्यूटेशन है, और तीसरा एनवायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है।
तो ये भी म्यूटेशन एक वेरिएशन का कॉज। अच्छा, यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो म्यूटाजन। म्यूटाजन क्या होता है? द एजेंट दैट कॉज म्यूटेशन। ठीक है, द एजेंट दैट कॉज म्यूटेशन, जो एजेंट म्यूटेशन कॉज करता है उसी को बोलते हैं नोन एज म्यूटाजन। ओके, म्यूटाजन आपके बेसिकली फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल मतलब कोई रेज वगैरह जैसे, ठीक है, और आपके केमिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल म्यूटेशन में जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं आपका यूवी रेज, एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, जो भी हाई एनर्जी वाली रेज है सारी आपके फिजिकल म्यूटेशन में है। फिजिकल केमिकल्स में जैसे आपका एग्जांपल मैं देखूं इथीरियम ब्रोमाइड, ETBR बोलते हैं, इथीरियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह से एक EMS है, इथाइल मेथल सल्फेट, EMS EMS इथाइल मीथेन सल्फेट। तो ये आपका म्यूटेशन, यहाँ से ये वाला मैंने पार्ट म्यूटेशन का खत्म कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, पेडिग्री एनालिसिस। आगे बढ़ जाए। यस। Yes. पहले हम स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को बीच पे पिक करेंगे, या ऐसा करते हैं पेडिग्री एनालिसिस शीट नाम है। ठीक है, अब ये पेडिग्री एनालिसिस क्या है? देखो, मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जिनका एक तो लाइफ स्पेन कम, ठीक है, और कंट्रोल क्रॉस करवाया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि आपका क्रॉस जो करवा रहे हो वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा लाइफ स्पेन बहुत कम होना चाहिए ताकि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। अब ह्यूमंस में एवरेज एज अगर आप देखो तो 60 इयर्स 70 इयर्स जो भी है, ठीक है, इतना लंबा स्पैन तो आप जो है कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो नहीं काम कर पाए, ठीक है। अगर आप वहां पे आप जो है जेनेटिक एनालिसिस करना चाहते हो ह्यूमंस के ऊपर, तो वहां पे कौन सा एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर पाएंगे? जो मेंडल्स के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो वर्क नहीं कर पाए। तो अगर अब आप ह्यूमन की फैमिली हिस्ट्री को उसमें अगर जेनेटिक एनालिसिस करना चाहते हो तो किस तरह से कर पाओगे? तो बेसिकली ह्यूमंस के केस में जो फैमिली का जो हिस्टोरिकल पैटर्न है, ठीक है, उसको अगर जो है फैमिली हिस्ट्री को अगर हम फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हम जो है क्या कहते हैं वहां पे जेनेटिक एनालिसिस कुछ डिसऑर्डर्स के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी उसी जो स्टडी है फैमिली पैटर्न जो है इनहेरिटेंस ऑफ फैमिली पैटर्न, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस को। तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं पहले। लिख दो, एनालिसिस ऑफ pattern of trait inheritance in family history of a man, a human life of human is known as pedigree analysis.
मतलब आपको अगर किसी के हिस्टोरिकल जो फैमिली का हिस्ट्री पता है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, अगर पर्टिकुलर ट्रेड की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, ट्रेड का जो इनहेरिटेंस है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन में, ठीक है, उसकी अगर आप एनालिसिस करते हो, दैट एनालिसिस विल बी नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। उसको क्या बोलोगे आप? पेडिग्री एनालिसिस। और ये जो पेडिग्री एनालिसिस है प्रोवाइड strong to analyze the genetics of trait disease or disorder, genetics of trait disease or disorder of humans, का ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। टाइम बताते रहना मुझे। सर 4-7 4-7 4 7 ओके चलो अब हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, सिंबल्स में अगर आपको इस तरह से स्क्वायर देखने को मिल जाए तो वो किसको बोलेगा? इस तरह से आपको देखने को मिले सर्कल तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर यही स्क्वायर शेडेड हो तो आप बोलोगे कि ये अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। और अगर ये सर्कल शेडेड मिल जाए तो ये भी आपका कैसा होगा? अफेक्टेड फीमेल, सॉरी उल्टा लिख दिया, अफेक्टेड मेल होगा ऊपर, अफेक्टेड, ठीक है। अगर इस तरह से आपको बना हुआ मिल जाएगा, यहाँ 5 लिखा तो ये बेसिकली 5 अनअफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे डिजीज ऑफ स्प्रिंग्स या प्रेजेंट। एक मिनट रुकना बस। ओके आगे देखते हैं। अगर इस तरह से मिले, इस तरह से ये लिखा बना हुआ, इसका मतलब है कि ये मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है या मीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह से मिल जाए, दो बने हुए हैं वो लाइन यहाँ पे, तो ये मीटिंग या मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स हो जाए, बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेल एंड फीमेल, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर इस तरह से ये मिल जाए, ध्यान देना इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूँ इसी से आगे होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैटेगरी है जहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, ये ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग है। ये बोल सकते हो कि ये फैमिली है, ठीक है, फैमिली। और इधर से जब चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो आपका लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट,
डायरेक्शन बताओ मुझे, कंफ्यूजन हो रहा है। सर लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है। लेफ्ट टू राइट है, चलो लेफ्ट टू राइट ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट से राइट जब जाओगे तो ये जो है ना फर्स्ट बर्थ को represent करेगा, मतलब इधर वाले इसका जन्म, इसका पहले बर्थ हुआ है, ठीक है, और बाद वाले बाद, ठीक है। अपन एनसीईआरटी में देखना लिखा हुआ है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लिखो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ, यस ऐसे लिखो ऑर्डर ऑफ बर्थ, ऑर्डर ऑफ बर्थ, किसका पहले जन्म हुआ है और किसका बाद, ठीक है। आगे एक और बस बताऊंगा, बाकी सारा हो गया, एक और बताऊंगा सिंबल्स में, अगर इस तरह से ये मेल एंड फीमेल हो गए हस्बैंड वाइफ, और यहाँ से ये प्रेजेंट या नहीं है और ये प्रेजेंट इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेल एंड फीमेल मतलब हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि पेरेंट्स विद अफेक्टेड चाइल्ड या अफेक्टेड फीमेल गर्ल, ठीक है। ये चीज, ये सिंबल्स थे कुछ जो मैंने आपको बता दिया। एक और है, एक और इस तरह से अगर बना हो, सिर्फ बीच में कुछ लिखा ना हो, इस तरह से बना है और कुछ लिखा नहीं है बीच, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इसको सेक्स अनस्पेसिफाइड, आप मेल एंड फीमेल को नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये कई बार आपके ये एब्रिविएशन या सिंबल्स भी पूछ लेता है डिग्री एनालिसिस से, ठीक है। तो डिग्री एनालिसिस के सिंबल्स भी पूछ लेता है। एक मिनट, डिसऑर्डर्स पे मैं स्टार्ट करता हूँ। डिसऑर्डर विद डिजीज, इसका एक पार्ट अभी पढ़ा है, दूसरा पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिसऑर्डर्स, इसी का पार्ट है जो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे हो, इसी का एक पार्ट है। डिसऑर्डर या डिजीज, any abnormal condition या any condition which differ from normal is known as disease या disorder। तो डिजीज जो है आपके कंजेनाइटल भी होते हैं, कंजेनाइटल, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, दो टाइप के देखने को मिलेंगे, और दूसरा है एक्वायर्ड जो आपको अपने लाइफ में एक्वायर्ड, ठीक है। ये जो है ये ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, या आप ये बोल सकते हो ड्यू टू चेंज इन जीनोम, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, और ये जो है लाइफ टाइम में ड्यू टू, ये इस तरह से बोल सकते हैं एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम के दौरान, या लाइफ स्टाइल की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको दो चीजें देखनी, एक देखना है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा देखना है आपको, मेंडेलियन के बाद दूसरा है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ये मुझे लग रहा है टाइम हो चुका हो, ठीक है। तो हम जो है क्या कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और अब सिर्फ ये एक लेक्चर का बच्चा है, तो अगर एक्स्ट्रा होता है संडे को तो हम उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट मतलब 3 आवर्स का लेक्चर है उसमें नेक्स्ट वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।
थैंक यू सर।